हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से यूपी पुलिस कांस्टेबल का जागरण सीरीज का यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो आपको एकदम मूवीज की तरह सुन के याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। प्रश्न 1, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? सही उत्तर है लखनऊ। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि इलाहाबाद तो नदियों के संगम पर था ना, तो फिर राजधानी को लखनऊ लाने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, ये महज एक शहर बदलने वाला फैसला नहीं था। मतलब 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश प्रशासन को ये समझ आ गया था कि उन्हें एक ऐसे केंद्र की जरूरत है जो अवध के ठीक बीचों बीच हो। अच्छा, ताकि पूरे इलाके पर प्रशासनिक पकड़ मजबूत की जा सके। बिल्कुल। इसके अलावा लखनऊ उस समय तक ना सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा ग्रेविटी सेंटर बन चुका था। नदियों के व्यापार की जगह अब रेलवे ले रहा था। हाँ, और लखनऊ का मैदानी विस्तार भी तो नए ढांचे के लिए एकदम सही था। मतलब बात सिर्फ भूगोल की नहीं, नियंत्रण की थी। सही बात है। लेकिन आज के प्रशासनिक ग्रेविटी सेंटर की बात करें तो वो दिल्ली है। इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। प्रश्न 2, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दिल्ली एनसीआर में शामिल नहीं है? सही उत्तर है अलीगढ़। अब लॉजिक तो ये कहता है कि दिल्ली के पास के सभी बड़े शहर एनसीआर में आ जाने चाहिए, फिर अलीगढ़ इससे बाहर कैसे रह गया? होता क्या है ना, एनसीआर बनाने का असली मकसद था दिल्ली की आबादी के दबाव को कम करना। जैसे नोएडा या गाजियाबाद बनाए गए, जो पूरी तरह से दिल्ली की इकोनॉमी पर निर्भर हैं। हाँ, वो तो दिल्ली के बेडरूम टाउन्स जैसे हो गए आज की तारीख में। बिल्कुल। लेकिन अलीगढ़ का मामला अलग है। उसका अपना एक सदियों पुराना ताला उद्योग है, पीतल का काम है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसा एक बहुत बड़ा शैक्षिक ढांचा है। अरे हाँ, उसकी अपनी एक पूरी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है ना? एकदम सही। उसे कभी किसी बड़े शहर के सहारे की या उसका एक्सटेंशन बनने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक शहर अपनी पहचान खुद तय करता है, और ये पहचान सिर्फ उद्योगों में नहीं, स्थानीय कलाओं में भी दिखती है। प्रश्न 3, कहरहुआ नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है? सही उत्तर है पूर्वांचल। आज के इस ग्लोबल दौर में पूर्वांचल के एक छोटे से इलाके में ये नृत्य कैसे टिका हुआ है? क्योंकि ना, ये किसी मंच या शो के लिए नहीं बना है। ये असल में उनकी जीवन शैली का हिस्सा है। कहरहुआ मुख्य रूप से पूर्वांचल के कहार समुदाय द्वारा किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से जो लोग पानी भरते थे या पालखी उठाते थे, वही। उनकी शारीरिक मेहनत बहुत ज्यादा होती थी। ऐसे में ये नृत्य उनके लिए थकान मिटाने और सामाजिक एकजुटता दिखाने का एक प्राकृतिक तरीका बन गया। मतलब ये कला किसी राजा के दरबार की मोहताज नहीं रही, बल्कि पसीने से सींची गई है। बिल्कुल। लेकिन जब किसी कला को राजाओं का दरबार मिल जाता है ना, तो उसका स्वरूप ही बदल जाता है। हाँ, और इसी से हमारा अगला सवाल बनता है। प्रश्न 4, उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य के केंद्र को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर है लखनऊ घराना। जहां कहरहुआ आम लोगों का है, कथक राजसी हो गया। क्या ये राजधानी के लखनऊ आने का ही एक साइड इफेक्ट था? एक तरह से हाँ। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार ने कला को जो पैसा और संरक्षण दिया ना, उसने कथक को एक शास्त्रीय ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अच्छा, वो जो लखनऊ घराने की नजाकत और अदा है, वो वहीं से आई है। बिल्कुल। लोक नृत्यों में जहां जोश होता है, वहीं दरबार में नवाबों के सामने पेश किए जाने के कारण कथक में ठुमरी और गजल का बहुत ही बारीक समावेश हो गया। जहां दरबारों में कला अपने नियम बना रही थी, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो हर रूढ़ी को तोड़ रहे थे। प्रश्न 5, कबीरदास के जीवन चरित्र से संबंधित विषयों को कबीर महोत्सव में दिखाया जाता है। यह महोत्सव आयोजित होता है। सही उत्तर है मगहर में। मगहर, मुझे याद है इतिहास में इसे शापित माना जाता था ना? हाँ, उस दौर में ये एक गहरी सामाजिक रूढ़ी थी कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है और मगर में मरने से इंसान नरक में जाता है या अगले जन्म में गधा बनता है। बाप रे, कितनी अजीब सोच थी ये। और संत कबीर ने जीवन भर इसी पाखंड का विरोध किया। जब उनका अंतिम समय आया ना, तो वो जानबूझकर काशी छोड़कर मगर चले गए। अरे वाह! मतलब यह महोत्सव सिर्फ उनके भजनों के लिए नहीं, बल्कि उनके उस विद्रोही स्वभाव का जश्न है। एकदम सही। जिसने भूगोल के आधार पर स्वर्ग नरक बांटने वाली सोच को ही चुनौती दे दी थी। ये वाकई में एक बहुत शक्तिशाली संदेश है।
अक्सर मैं सोचती हूँ कि आज जब हम इमारतों का नाम ऐसे महापुरुषों पर रखते हैं तो क्या उसका कोई असर होता है? जैसे हमारा अगला सवाल है, प्रश्न पॉइंट 6। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय राज्य के किस शहर में स्थित है? सही उत्तर है लखनऊ। देखिए, नामकरण सिर्फ पत्थर की एक पट्टी नहीं होती। ये इंस्टीट्यूशनल मेमोरी यानी संस्थागत स्मृति बनाने का एक तरीका है। ताकि आने वाली पीढ़ियों को याद रहे। बिल्कुल। जब लखनऊ में बच्चों के लिए एक म्यूजियम बनता है और उसका नाम मोतीलाल नेहरू जैसे स्वतंत्रता सेनानी पर रखा जाता है तो उसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक असर होता है। वो सिर्फ खिलौनों का घर नहीं रहता। हाँ, वो आज़ादी की नींव की याद दिलाता है और ये स्मृति सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। प्रश्न 7। कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? सही उत्तर है चंद्रशेखर आजाद। अब सोचने वाली बात यह है कि एक हथियारबंद क्रांतिकारी का नाम खेती किसानी की यूनिवर्सिटी के साथ क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के दौर में भारत ने भयानक अकाल झेले थे। खेती सिर्फ लगान वसूलने का जरिया बन गई थी। ऐसे में देश का पेट भरना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना भी किसी बड़ी क्रांति से कम नहीं था। अच्छा, मतलब आजाद भारत में बीज और हल भी बड़े हथियार बन गए। बिल्कुल। चंद्रशेखर आजाद का नाम ये संदेश देता है कि हमें भूखमरी और गरीबी के खिलाफ भी उसी जज्बे से लड़ना है। क्रांति से लेकर खेल के मैदान तक उत्तर प्रदेश की पहचान बहुत विविध है। प्रश्न 8। उत्तर प्रदेश के मशहूर खिलाड़ी सैयद मोदी किस खेल से संबंधित हैं? सही उत्तर है बैडमिंटन। आमतौर पर तो यूपी को कुश्ती या क्रिकेट के लिए जाना जाता है, फिर बैडमिंटन कैसे? जी, तब उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। अरे वाह, मतलब उन्होंने अकेले दम पर राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ला खड़ा किया था। हाँ, और आज जो लखनऊ में सैयद मोदी इंटरनेशनल चैंपियनशिप होती है ना, वो उसी खेल संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। और ये सभी बड़े संस्थान चाहे शिक्षा के हों या खेल के, किसी न किसी बड़े शहर में ही पनपते हैं। प्रश्न 9। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाख ही नगरों की संख्या है। सही उत्तर है 7। ये 7 शहर तो पूरे राज्य में अलग अलग फैले हुए हैं ना? यही इन 10 लाख ही मतलब मिलियन प्लस शहरों की सबसे बड़ी खासियत है। ये एक जगह इकट्ठे नहीं है। पूरब में वाराणसी, पश्चिम में गाजियाबाद और मेरठ और मध्य में लखनऊ और कानपुर। अच्छा, तो ये पूरे राज्य के लिए अलग अलग रीजनल ग्रेविटी सेंटर का काम करते हैं? एकदम सही। हाँ, ये ग्रामीण इलाकों से होने वाले पलायन को अपने भीतर समाहित करते हैं और वहीं पर रोजगार और शिक्षा के मौके देते हैं। और इन्हीं शहरों की गलियों में कुछ ऐसे उद्योग पनपते हैं जो हमेशा के लिए इतिहास बन जाते हैं। हमारे प्रैक्टिस सेट में अगला सवाल 2 बार छपा है, शायद इसलिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण पहचान है। प्रश्न 10। उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं का शहर कहा जाता है? सही उत्तर है रामपुर। और एक बार फिर से प्रश्न 10। उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं का शहर कहा जाता है? सही उत्तर है रामपुर। तो रामपुरी चाकू पूरी दुनिया में मशहूर है, पर यह शुरू कैसे हुआ? देखिए, रामपुर नवाबों का शहर रहा है। जो कारीगर नवाबों की सेना के लिए तलवारें और खंजर बनाते थे ना, राजशाही खत्म होने के बाद वो बेरोजगार हो गए। तो उन्होंने अपने हुनर का इस्तेमाल ये चाकू बनाने में किया। बिल्कुल, उन्होंने अपना मेटलर्जी का कौशल फोल्डिंग चाकू बनाने में लगा दिया। जो चीज कभी सेना के लिए बनती थी वो आम बाजार का हिस्सा बन गई और स्प्रिंग वाला रामपुरी चाकू पूरी दुनिया में छा गया। राजशाही खत्म होने की बात आई है तो जरा इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं जब सत्ता बदल रही थी। प्रश्न 11। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? सही उत्तर है मराठा। ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि मुगलों के बाद सीधे अंग्रेज आ गए थे। हाँ, और यही वो शून्यता है जिसे समझना जरूरी है। 18वीं सदी के अंत तक मुगल साम्राज्य सिर्फ नाम का रह गया था। उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा राजनीतिक खालीपन आ गया था। अच्छा, तो उस खालीपन को मराठों ने भरा? बिल्कुल। महादजी शिंदे जैसे मराठा सरदारों ने आगरा से लेकर दिल्ली तक अपना कंट्रोल बनाया। फिर 1803 में जब अंग्रेजों ने मराठों को हराया तब जाकर आगरा पर कंपनी का कब्जा हुआ। और जब सत्ताएं लड़ रही थी तब समाज के भीतर साहित्य अपनी एक अलग जमीन तैयार कर रहा था। प्रश्न 12। उत्तर प्रदेश में जन्मे कौन से लेखक और कवि हैं जो उर्दू साहित्य के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था?
सही उत्तर है शम्सुर रहमान फारूकी। इनका उर्दू साहित्य में क्या खास योगदान था? फारूकी साहब सिर्फ कविताएं नहीं लिखते थे। उन्होंने शब-ए-खून नाम की एक पत्रिका निकाली थी जिसने उर्दू साहित्य में आधुनिकता की यानी मॉडर्निज्म की नींव रखी। मतलब उन्होंने पुराने ढर्रे से निकलकर कुछ नया किया। हाँ, उर्दू को नए प्रतीकों और नए विचारों के साथ जोड़ने का जो मुश्किल काम था ना, वो उन्होंने ही संभव किया था। साहित्य से निकलकर अब थोड़ा जमीन और बागवानी की तरफ आते हैं। प्रश्न 13, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? सही उत्तर है लखनऊ। लखनऊ का नाम आते ही तो मलिहाबादी आम याद आते हैं। क्या ये संस्थान उसी से जुड़ा है? बिल्कुल जुड़ा है। यूपी का मैदानी इलाका उपोष्ण कटिबंधीय मतलब सब ट्रॉपिकल जलवायु वाला है। यहाँ की मिट्टी और मौसम आम और अमरूद के लिए बेस्ट है। हाँ, लेकिन विश्व बाजार में टिकने के लिए सिर्फ परंपरागत खेती तो काफी नहीं होती है ना? सही कहा आपने। इसलिए ये संस्थान जलवायु परिवर्तन, नई प्रजातियों के विकास और कीट नियंत्रण पर रिसर्च करता है ताकि लखनऊ के आमों की बादशाहत दुनिया भर में बनी रहे। खेती के इसी मुनाफे को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने अपनी न्याय व्यवस्था बनाई थी। प्रश्न 14, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतिम ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही उत्तर है सर एडवर्ड ग्रिमवुड मियर्स। एक ब्रिटिश जज का नाम आज के विद्यार्थियों को क्यों याद रखना चाहिए? क्योंकि इनका कार्यकाल उस बदलाव के दौर का प्रतीक है। न्यायपालिका किसी भी शासन का सबसे अहम हिस्सा होती है। हाँ, और आजादी मिलने के साथ ही हमने अदालतों को अंग्रेजों के हाथों से अपने हाथों में लिया था। बिल्कुल, ये नाम उसी ऐतिहासिक प्रक्रिया के अंतिम मील के पत्थर को दर्शाता है। आजादी मिलते ही जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो था सत्ता को गांव की चौपाल तक ले जाना। प्रश्न 15, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग कब बनाया गया था? सही उत्तर है 1948। एक मिनट, 1948? देश तो तब विभाजन के सदमे से गुजर रहा था। इतनी जल्दबाजी क्यों? देखिए, ये जल्दबाजी नहीं थी बल्कि सबसे बड़ी जरूरत थी। प्रशासन जानता था कि अगर नए देश को टूटने से बचाना है तो गांवों को तुरंत सशक्त करना होगा। अच्छा, तो इसीलिए संयुक्त प्रांत ने इतनी जल्दी पंचायत राज अधिनियम लागू कर दिया? हाँ, इसका सीधा मकसद ये था कि छोटे-मोटे विवादों और विकास के लिए लोगों को लखनऊ ना दौड़ना पड़े, वो अपनी ग्राम पंचायत में खुद फैसले ले सकें। जब सत्ता जमीन तक पहुंचती है तो जमीन से जुड़ी कलाओं को भी जीवनदान मिलता है। प्रश्न 16, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकन कढ़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है लखनऊ। हमने पहले कत्थक की बात की, अब चिकनकारी। लखनऊ तो सच में पूरी एक वर्कशॉप लगता है। बिल्कुल, चिकनकारी असल में शैडो वर्क का एक बहुत ही मुश्किल प्रकार है। मलमल के कपड़े पर पीछे की तरफ से इस तरह टांके लगाए जाते हैं कि आगे एक पारदर्शी डिजाइन बन जाए। अरे वाह, ये तो बहुत बारीक काम है। हाँ, और ये कला नवाबों के समय परवान चढ़ी थी, लेकिन आज ये लाखों महिलाओं के लिए रोजगार का एक ग्लोबल सप्लाई चेन बन चुकी है। कपड़े की इस बुनावट से अब खेतों की नकदी फसल की ओर चलते हैं। प्रश्न 17, उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 1903, प्रतापपुर, देवरिया। यूपी इतना बड़ा है, लेकिन पहली मिल देवरिया में ही क्यों लगाई गई? इसके पीछे सीधा सा भूगोल है। देवरिया तराई क्षेत्र में आता है और वहां का भूजल स्तर यानी वाटर टेबल बहुत ऊंचा होता है, जो गन्ने की फसल के लिए एकदम परफेक्ट है। और शायद अंग्रेजों ने वहां रेलवे लाइन भी बिछा रखी थी उस वक्त। बिल्कुल सही पकड़े आप। नई रेलवे लाइनों से चीनी को बंदरगाहों तक पहुंचाना आसान था। ये मिल सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, भारत में एग्रो इंडस्ट्रियल क्रांति की शुरुआत थी। कृषि से जो पैसा जमीन के ऊपर आ रहा था, उससे भी बड़ा खजाना जमीन के नीचे छुपा था। प्रश्न 18, हीरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? सही उत्तर है बांदा। हीरा यूपी में तो गंगा यमुना का मैदान है, वहां हीरे कहां से आ गए? यही तो यूपी की भूगर्भीय विविधता का रहस्य है। बांदा और पूरा बुंदेलखंड ना गंगा के मैदान का हिस्सा नहीं है, वो भारत की सबसे पुरानी चट्टान संरचनाओं का हिस्सा है। अच्छा, मतलब विंध्यन रॉक सिस्टम? हाँ, लाखों साल पहले की टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण वहां किम्बरलाइट पाइप्स मिलते हैं, जिनमें बहुत कम मात्रा में लेकिन असली हीरे पाए जाते हैं। क्या बात है, ये तो सच में बहुत बड़ा सरप्राइज है। हमारे प्रैक्टिस सेट में प्रश्न 19 नहीं है, तो हम सीधे अगले अहम प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 20, तरकाशी कला को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले के उत्पाद के रूप में चुना गया है? सही उत्तर है मैनपुरी।
ये तरकाशी आखिर किस तरह की कला है? तरकशी बहुत ही मेहनत वाला काम है। इसमें लकड़ी के ऊपर पहले खांचे खोदे जाते हैं और फिर उन खांचों में पीतल या तांबे के बारीक तारों को हथौड़ी से पीट-पीट कर चढ़ा जाता है। ये तो बाजार ना मिलने से खत्म होने की कगार पर होगी ना? हाँ, ये लगभग विलुप्त होने वाली थी, लेकिन एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना ने इसे नेशनल मार्केट से जोड़कर बचा लिया। अपनी जड़ों को बचाने की एक और पहल है, लेकिन एक अलग अंदाज में। प्रश्न 21। सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना को कब शुरू की? सही उत्तर है 15 सितंबर 2021। ये योजना कैसे काम करती है? इसका तरीका बहुत शानदार है। जो लोग नौकरी या पढ़ाई के लिए गांव से दूर चले गए हैं पर गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, सरकार उन्हें एक मौका दे रही है। अच्छा, मतलब अगर कोई गांव में लाइब्रेरी या पंचायत भवन बनवाना चाहे तो उसे प्रोजेक्ट का आधा पैसा देना होगा, बाकी आधा सरकार देगी। और सबसे बड़ी बात, उस बिल्डिंग का नाम उस व्यक्ति के पूर्वजों के नाम पर रख दिया जाएगा। अरे वाह, मतलब विकास को लोगों की भावनाओं और पुरानी यादों से जोड़ दिया। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अनोखा आर्थिक मॉडल है जो नॉस्टैल्जिया पर काम करता है। और जहां एक तरफ गांव का विकास हो रहा है, वहीं समाज के निचले तबके के लिए भी काम हो रहा है। प्रश्न 22। उत्तर प्रदेश सरकार की नया सवेरा योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई थी? सही उत्तर है श्रम विभाग। नाम से तो ये शिक्षा या स्वास्थ्य की योजना लगती है, फिर श्रम विभाग क्यों? क्योंकि इसका सीधा संबंध बाल श्रम से है। जो बच्चे ढाबों पर या ईंट भट्टों में काम करते हैं, उन्हें वहां से रेस्क्यू करना इस योजना का लक्ष्य है। अच्छा, और फिर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। हाँ, और उनके परिवारों को आर्थिक मदद भी दी जाती है ताकि वो दोबारा बच्चों को काम पर न भेजें। बाल मजदूरी से आजादी ही असल में उनके लिए एक नया सवेरा है। समझते हैं। प्रश्न 23। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित शहरों में से कौन सा रामायण सर्किट योजना का हिस्सा नहीं है? सही उत्तर है वाराणसी। वाराणसी तो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक केंद्रों में से एक है, फिर वो रामायण सर्किट में क्यों नहीं है? देखिए, यहाँ प्रशासनिक वर्गीकरण काम करता है। रामायण सर्किट में अयोध्या या चित्रकूट जैसी जगह हैं जो सीधे भगवान राम की यात्रा से जुड़ी हैं। और वाराणसी मुख्य रूप से भगवान शिव की नगरी है। एकदम सही। इसीलिए वाराणसी आध्यात्मिक सर्किट और सारनाथ के कारण बौद्ध सर्किट का प्रमुख हिस्सा है, न कि रामायण सर्किट का। ये बहुत स्पष्ट लॉजिक है। अब आध्यात्मिक खुशबुओं से निकलकर जरा भौतिक दुनिया की खुशबू की तरफ चलते हैं। प्रश्न 24। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है कन्नौज। फ्रांस का ग्रास शहर तो मशहूर है ही, पर कन्नौज में ऐसा क्या खास है जो आज भी टिका हुआ है? कन्नौज की खासियत है उनकी देग भपका विधि। वहां आज भी तांबे के बड़े बर्तनों में फूलों को उबाला जाता है और भाप को ठंडे पानी में रखे बर्तन में कैद किया जाता है। अच्छा, वो जो मशहूर मिट्टी का इत्र बनता है, वो भी ऐसे ही बनता है? बिल्कुल। मानसून की पहली बारिश के बाद सूखी जमीन से उठने वाली उस सौंधी महक को वो बोतलों में उतार लेते हैं। ये प्राचीन रसायन विज्ञान आज भी दुनिया में बेजोड़ है। और इन सब कलाओं, उद्योगों और इतनी बड़ी आबादी को सुरक्षित रखने वाला पुलिस का ढांचा कैसा है? प्रश्न 25। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है जिसमें प्रत्येक में 2 से 4 जिले शामिल हैं? सही उत्तर है 18। 75 जिलों को सीधे लखनऊ से कंट्रोल करना तो असंभव है ना, इसलिए स्पैन ऑफ कंट्रोल के सिद्धांत पर 18 पुलिस रेंज बनाए गए हैं। तो हर रेंज को एक आईजी या डीआईजी संभालते होंगे? हाँ, इससे होता यह है कि 3-4 जिलों के पुलिस कप्तान सीधे उस रेंज के अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर तुरंत फैसले लिए जा सकते हैं। और बिल्कुल यही विकेंद्रीकरण विकास कार्यों के लिए भी इस्तेमाल होता है। प्रश्न 26। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकासखंड हैं? सही उत्तर है 826। इतने निचले स्तर पर जाने की क्या जरूरत पड़ती है? क्योंकि जिले और गांव के बीच बहुत बड़ा फासला होता है। ब्लॉक स्तर पर एक बीडीओ बैठता है। चाहे मनरेगा का पैसा हो या कृषि की सब्सिडी, सब कुछ ब्लॉक के जरिए ही गांव तक पहुंचता है। मतलब ये 826 ब्लॉक सरकार के नर्वस सिस्टम की तरह काम करते हैं, जो सिग्नल को गांव तक पहुंचाते हैं। एकदम सही कहा आपने। और इस पूरी व्यवस्था का जो सबसे उलझा हुआ हिस्सा था, जमीन का रिकॉर्ड, उसे सुलझाने में बहुत वक्त लगा। प्रश्न 27। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? सही उत्तर है 2006। जमीन तो सदियों से है, फिर 2006 में कानून क्यों? देखिए, आजादी से पहले यूपी में जमींदारी और अंग्रेजों के अनगिनत
अलग अलग जमीन के कानून चल रहे थे। 2006 में जाकर यूपी रेवेन्यू कोड के जरिए 39 से ज्यादा पुराने कानूनों को निरस्त किया गया। अच्छा, ताकि किसानों को अपनी जमीन के बंटवारे और दाखिल खारिज में दिक्कत ना आए। बिल्कुल, एक बहुत ही आसान और एकीकृत कानून बनाया गया। जमीन से सीधा पैसा आता है और वही पैसा भविष्य के निर्माण में लगता है। प्रश्न 28। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? सही उत्तर है वर्ष 2000 में। बुनियादी साक्षरता के लिए साल 2000 थोड़ा लेट नहीं था। आजादी के बाद शुरुआत में सरकार का पूरा ध्यान यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षा पर ज्यादा था, लेकिन 90s के दशक तक समझ आ गया था कि जब तक गरीब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, जन साक्षरता नहीं आ सकती। मतलब इसी अभियान ने बाद में राइट टू एजुकेशन के लिए रास्ता तैयार किया। एकदम सही। लेकिन बच्चे स्कूल तो तभी जाएंगे जब वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। प्रश्न 29। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? सही उत्तर है जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन। जापानी इंसेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार ना, पूर्वांचल में दशकों से बच्चों की जान ले रहा था। इसे सिर्फ अस्पताल बनाकर नहीं रोका जा सकता था। तो दस्तक का मतलब घर घर जाकर जागरूकता फैलाना था। हाँ, आशा वर्कर और स्वास्थ्य कर्मियों की पूरी एक सेना ने सचमुच घर घर जाकर दरवाजों पर दस्तक दी, लोगों को साफ पानी पीने और टीकाकरण के लिए जागरूक किया। ये जमीन पर लड़ा गया एक बहुत बड़ा युद्ध था। और जब स्वास्थ्य और शिक्षा बेहतर होती है, तब आत्मनिर्भरता आती है। प्रश्न 30। स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? सही उत्तर है महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। इस आखिरी सवाल के साथ तो लगता है विकास का चक्र पूरा हो गया। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।